हेवनली डिल्यूजन के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल से, जहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इस स्कूल में एक बहुत बड़ी टमाटो फील्ड भी होती है। अब हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक बच्चे को जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती उसे एक टमाटो देती है। अब हम मिमी हिमे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इन सभी बच्चों को खेलता हुआ देख रही होती है। तभी उसके पास टोक्यो नाम का एक लड़का आता है एंड उसे कहता है कि वो वहां पर क्या कर रही है। उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अब अपने क्लासरूम में वापस जाते हुए मिमी हिमे टोक्यो को बताती है कि उनका आज टेस्ट है। ये सुनकर टोक्यो थोड़ा हैरान होता है। अब उनकी क्लास स्टार्ट होते ही उनका रोबोट टीचर उन्हें एंड उनके क्लासमेट को बताता है कि आज उनका टेस्ट है। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं एंड वो अपने टीचर को कहते हैं कि उन्होंने उन्हें टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी उनके टीचर उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। उनके टीचर उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने क्लासरूम में ध्यान दिया होता तो उन्हें पता होता कि उनका आज टेस्ट है। अब उनका टेस्ट शुरू होता है। अब दूसरी ओर प्लेग्राउंड में एक बच्चा जिसका नाम कोना होता है वो एक फिश को ड्रॉ करता है जिसके काफी ज्यादा हाथ होते हैं। ये देखकर उसके साथ बैठी लड़की उससे पूछती है कि उस फिश के इतने ज्यादा हाथ क्यों हैं। कोना उसे बताता है कि ये दूसरे फिशेस को पकड़ने के लिए हैं। वो लड़की कोना से पूछती है कि उसने कभी ऐसी फिश देखी है तो कोना उसे कहता है कि नहीं, ये बस उसकी इमेजिनेशन है। वो लड़की कहती है कि ये वियर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे डायरेक्टर को दिखाना चाहती है क्योंकि ये फिश फनी है। दूसरी ओर क्लासरूम में टेस्ट को खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह जाते हैं। टोक्यो की स्क्रीन में अचानक से 11th क्वेश्चन अपीयर होता है। उस क्वेश्चन में पूछा होता है, क्या तुम बाहर के बाहर जाना चाहते हो। टोक्यो उस क्वेश्चन को देखकर हैरान हो जाता है एंड अपने टीचर से उस क्वेश्चन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी अचानक से वो क्वेश्चन उसके स्क्रीन से गायब हो जाता है। अब तभी आउटसाइड वर्ल्ड पर, जहाँ पर चारों ओर तबाही मची होती है, वहां पर दो बच्चे जिनमें एक लड़का एंड एक लड़की होती है। लड़के का नाम मारू होता है एंड उसके साथ वाली लड़की का नाम किरोको। किरोको को मारू अपनी बहन समझता है। अब मारू एंड किरोको एक नेबरहुड में पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचकर मारू किरोको से कहता है, क्या हम ट्रेजर ढूंढ सकते हैं। किरोको मारू से कहती है, ठीक है, हमें एक ऐसे घर को ढूंढना होगा जिसमें पहले कोई नहीं गया हो। अब उनको बिल्कुल ऐसा ही एक घर मिलता है जिसका दरवाजा किरोको खोलने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी मारू किरोको को एक खिड़की दिखाते हुए अपने पास बुलाता है। वो दोनों उस घर के विंडो तोड़कर उसके अंदर जाते हैं एंड अंदर जाकर वो दोनों चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक टूथब्रश एंड टॉयलेट पेपर्स मिलते हैं। अब क्योंकि किरोको को बहुत पहले से ही टॉयलेट लगी होती है तो वो टॉयलेट पेपर देखकर खुश होती है। किरोको अब टॉयलेट करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस टॉयलेट के अंदर प्लांट्स उगे हुए हैं, इसलिए वो उन प्लांट्स को उखाड़ती है एंड अपना काम करती है। तभी वहां पर मारू आ जाता है। मारू को वहां पर देखकर किरोको उसे डांटती है। अब वो दोनों खाना ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं। उन्हें वहां पर एक कपल की डेड रॉटन बॉडीज मिलती हैं। उन बॉडीज को देखकर किरोको कहती है, जो लोग भी जिंदा बचे हैं उनमें से ज्यादा लोग भूख की वजह से मर गए हैं। इस चीज से उन्हें पता चलता है कि उस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो दोनों एक दूसरे घर में जाते हैं जो कि काफी ज्यादा लग्जूरियस होता है। वहां पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। किरोको अब उन कैंड फूड को बनाने के लिए बाहर निकालती है। खाना बन जाने के बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाते टाइम मारू किरोको से पूछता है कि उसने कौन सी वेजीज उसमें डाली हैं। किरोको उसे बताती है कि उसने वीट को बॉईल करके उसमें डाला है, ये सोचकर कि उनका पेट और भर जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस डिश को खाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डिश बहुत ज्यादा कड़वा बना है। इस चीज की वजह से उनका सारा खाना खराब हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद रात हो जाती है एंड वो दोनों भूखे पेट सोने लगते हैं। किरोको सोते हुए दो फोटोज देख रही होती है। तभी मारू उससे पूछता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को देख रही हो। किरोको मारू से पूछती है, क्या तुम नहीं सोई। मारू कहता है, नहीं, तुम हमेशा मुझसे पहले सो जाती हो। ये सुनकर किरोको कहती है कि वो बॉडी गार्ड होने के नाते फेल हो गई है। मारू कहता है, मैं खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ। किरोको मारू को उस फोटो के बारे में बताती है। किरोको कहती है कि उस फोटो में एक आदमी उसका फ्रेंड है एंड दूसरा आदमी एक ऐसा आदमी है जिसे वो देखना चाहती है। अगर वो मारू को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हुए इन दोनों को ढूंढ पाई तो उसके लिए ये एक तीर से दो निशाने होंगे। दूसरी ओर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्ट्रेंज सी मॉन्स्टर बर्ड आती है एंड आकर उस होटल के ऊपर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे मारू एंड उसकी बहन डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे लोगों को ढूंढेंगे एंड इसके लिए वो स्टेशन या एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर काफी ज्यादा लैंड होगी।
अब वो दोनों एक रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आगे चलते हुए मारू किरोको को बताता है कि उसे अच्छा खाना खाना है। ये सुनकर किरोको उसे कहती है कि वो अभी भी कल के लिए गुस्सा है। किरोको की बात सुनकर मारू उससे कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। अब क्योंकि वो दोनों इतनी जोर से बात कर रहे होते हैं, इसलिए उन लोगों के सामने कुछ थग्स आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। वो थग्स उन दोनों को ही लड़की समझते हैं एंड इसीलिए वो खुश भी हो जाते हैं। तभी मारू आगे जाता है एंड उन थग्स को बताता है कि वो लड़का है। किरोको भी उन थग्स से कहती है कि वो भी एक लड़का है, लेकिन वो थग्स उसे कहते हैं कि वो बेवकूफ नहीं है। वो थग्स किरोको से कहते हैं अपने बैग्स को नीचे रख दो, हम तुम्हें हेवन पहुंचाएंगे। ये सुनकर मारू एंड किरोको अपने बैग्स को नीचे रखते हैं। किरोको अपने गन को बाहर निकालती है। मारू किरोको से कहता है हमारे पास ज्यादा बुलेट्स नहीं है, इसीलिए उन्हें वेस्ट मत करना। अब मारू उन थग्स को कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो थग्स डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ ज्यादा कीमती है, इसीलिए वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनका एक साथी अपने बाइनोकुलर से देखता है कि किरोको की गन थोड़ी अजीब सी है। ये बात वो अपने दूसरे साथियों को बताता है। उसके साथ ही उसकी ये बात सुनकर वापस लौटते हैं। उनकी बात सुनकर किरोको मुस्कुराती है एंड मारू को वहां से भागने के लिए कहकर उनके पास के एक मेटल फेंस पर जाकर लटक जाती है। अब वो थग्स जाकर मारू पर हमला करते हैं, लेकिन मारू उन्हें इजीली मार रहा होता है। अब तभी पीछे से एक थग आकर मारू पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर किरोको अपनी गन को शूट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोल होता है, वो नीचे गिर जाता है। अब किरोको एंड मारू उन थग्स के पास जाते हैं। किरोको गन को थग्स के ऊपर पॉइंट करती है एंड उनसे कहती है तो मुझे हेवन पहुंचाने वाले थे। ये सुनकर वो थग्स डर जाते हैं। किरोको उन थग्स से कहती है हम हेवन को ही ढूंढ रहे हैं, हमें वहाँ पर लेकर चलो। अब वो थग्स उन्हें अपनी जगह जो कि एक हॉस्पिटल होती है वहाँ पर लेकर जाते हैं। किरोको वहाँ पर पहुंचकर मारू से पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पेशल दिख रहा है। मारू कहता है नहीं। अब तभी किरोको को वहाँ पर एक जनरेटर दिखता है, जिसके बाद वो उन थग्स को डराते हुए अपनी बैटरी को उस जनरेटर की मदद से चार्ज करने के लिए कहती है। किरोको उन थग्स से कहती है कि एक बार बैटरी चार्ज हो जाए तो वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। अब किरोको उनसे हेवन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में एक थग कहता है इतनी बड़ी तबाही के बाद ऐसी जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तभी वहाँ पर उन थग्स के दूसरे मेंबर्स आते हैं एंड वो किरोको को बताते हैं कि उन्हें कैसी जगह के बारे में पता है जिसे कि हेवन कह सकते हैं। वो जगह टमाटो से रिलेटेड है। ये सुनकर किरोको उस थग से और इन्फॉर्मेशन पूछती है। अब कुछ टाइम बाद उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। वो थग किरोको को उसकी बैटरी वापस लौटाता है एंड उससे पूछता है कि वो बैटरी किस चीज की थी। किरोको उस थग को बताती है कि वो बैटरी उसके गन की थी। ये सुनकर वो थग्स को पता चलता है कि अभी तक वो सिर्फ एक खाली गन से डर रहे थे। इस चीज को जानकर उन थग्स को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है एंड वो जाते हुए उन दोनों को बद्दुआ देते हैं। अब मारू एंड किरोको वापस अपने हेवन को ढूंढने के रास्ते पर निकल जाते हैं। मारू किरोको से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे। किरोको कहती है कि ये बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ कुछ बेवकूफ बुड्ढे थे। किरोको अब काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके पास 4 शॉट्स होते हैं। मारू किरोको को बताता है कि काफी बार उसकी गन जो है वो काम नहीं करती, इसीलिए उसे 4 शॉट्स को काउंट नहीं करना चाहिए। अब दूसरी ओर स्कूल के वो स्टूडेंट्स जो कि आउटसाइड वर्ल्ड की इन सभी चीजों से अनजान होते हैं, उनका भी टेस्ट खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद टोकियो मिमी से पूछता है कि उसे टेस्ट के बारे में कैसे पता था। मिमी उसे कहती है कि उसका ये सिर्फ एक गैस था, लेकिन एक चीज पक्की है, अगर तुम्हें टेस्ट के बारे में पता भी हो तब भी फुल मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है। अब आगे जाकर उनका एक क्लासमेट उन सभी को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन उसके सभी क्लासमेट्स उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। अब वो लड़का ये देखते हुए कोना के साथ खेलने के लिए चला जाता है। मिमी टोक्यो को अपने साथ अपने स्कूल के वॉल्स के पास लेकर जाते हुए उसे पूछती है कि वो क्लास के टाइम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में क्या बोल रहा था। टोक्यो उस चीज का जवाब नहीं दे पाता। तभी मिमी टोक्यो से कहती है उसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कैसा लगता है। टोक्यो अपने आसपास देखने लगता है एंड उसे कहता है कि वो ये क्यों पूछ रही है। मिमी कहती है कि वो उस वॉल के बाहर की आउटसाइड की बात कर रही है। ये सुनकर टोक्यो उसे कहता है क्या इसके बाहर भी कोई आउटसाइड है। मिमी उसे कहती है कि उसे लगता है कि बाहर भी एक दुनिया है और कुछ टाइम से वो इसे अच्छे से इमेजिन कर पा रही है। मिमी टोक्यो को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि बाहर से 2 लोग उसे बचाने के लिए आएंगे एंड उनमें से एक बिल्कुल टोक्यो जैसा दिखेगा। टोक्यो इस बात को रात तक सोचता है एंड इसी की वजह से वो सो नहीं पाता। अब टोक्यो रात के टाइम पे अपने स्कूल के ग्राउंड में जाता है। जाते हुए वो खुद से कहता है स्कूल के बाहर। अब तभी वहाँ पर स्कूल के डायरेक्टर कुछ टीचर्स के साथ आती हैं। टोक्यो के टीचर्स उसे कहते हैं अगर वो नहीं सो पा रहा है तो वो स्लीप मेडिसिन भी ले सकता है। टोक्यो अपने टीचर से कहता है क्या इसके बाहर भी
एक बाहर की दुनिया है। ये सुनकर डायरेक्टर टोक्यो से पूछती है क्या उसने ये खुद सोचा है, तो टोक्यो उसे कहता है कि मिमी हिमे ने उसे ये बताया था। बाकी टीचर्स डायरेक्टर से कुछ बात करने लगते हैं। तभी डायरेक्टर कहती है कि कुछ टाइम बाद उन्हें ये खुद भी पता चल जाएगा। डायरेक्टर टोक्यो को बताती है कि इस जगह के बाहर भी एक जगह है। अब आउटसाइड वर्ल्ड में मारू एंड किरोको भी अपने हेवन की खोज में आगे जा रहे होते हैं। तभी किरोको कहती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है, वो आगे नहीं चल सकती। मारू ये सुनकर कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि वो एक सिटी गर्ल है। अब मारू किरोको से कहता है कि एटलीस्ट उन्हें सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अब वो दोनों और आगे जाते हैं। तभी किरोको मारू से कहती है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है। मारू कहता है कि उन दोनों की एज सेम है। किरोको ये सुनकर मारू से उसकी एज पूछती है, जिसका जवाब मारू 15 देता है। जिसके बाद मारू भी किरोको से उसकी एज पूछता है, तो किरोको से बताती है कि शायद से वो 18 या 20 साल की है। ये सुनकर मारू कहता है कि 2 साल का डिफरेंस क्यों। किरोको कहती है कि वो नंबर्स के साथ अच्छी नहीं है इसलिए। अब अपने रास्ते में चलते हुए उन्हें एक होटल मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब तभी वहाँ पर उस होटल की मालकिन आती है एंड कुछ टाइम के बाद मारू एंड किरोको डिसाइड करते हैं कि वो उस होटल में ही ठहरेंगे। अब कुछ ही पैसों में उनकी बात बन जाती है। किरोको उस लेडी को इतने कम पैसों में मानता देख उन्हें डबल ए बैटरीज देती है, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। किरोको होटल के गेस्ट बुक में उन दोनों आदमियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उन दोनों आदमियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। किरोको उस लेडी से भी उन दोनों आदमियों के बारे में पूछती है एंड फोटो दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस लेडी को उन दोनों आदमियों के बारे में नहीं पता होता। अब अपने रूम में जाते हुए किरोको उस लेडी से हेवन के बारे में पूछती है, लेकिन उस लेडी को हेवन के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। अब कुछ टाइम बाद किरोको अपने कपड़े उतारने लगती है। किरोको की बॉडी पर काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। तभी वो अपने आप को मिरर में देखती है एंड खुद को मिरर में किस करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो लैंडलेडी वहाँ पर आ जाती है एंड किरोको को ये सब करता देख उससे पूछती है कि वो क्या कर रही थी, जिसके जवाब में किरोको कुछ भी बहाना बना देती है। अब वो लैंडलेडी वहाँ पर टॉवल रखकर चली जाती है। किरोको भी नहाने के लिए जाती है। कुछ टाइम के बाद किरोको नहाकर वापस आती है एंड अपने लिए हेयर ड्रायर को लगाने लगती है। वो लैंडलेडी किरोको को बताते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सूरज के ढलने तक के लिए है। अब कुछ टाइम बाद मारू अपनी बहन के हेयर को ड्राई करने लगता है। अब तभी किरोको एक गन केस को देखती है एंड लैंडलेडी से उसके बारे में पूछती है। लैंडलेडी किरोको को बताती है कि उनके एरिया के पास एक मॉन्स्टर आता जाता रहता है, इसीलिए उन्हें रात के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए। मॉन्स्टर की बात सुनकर वो दोनों अलग अलग नाम से उस मॉन्स्टर को बुलाते हैं। उन दोनों को ये सब कहता देख वो लैंडलेडी अजीब सा फेस बनाती है। किरोको लैंडलेडी को कहती है कि सब लोग मॉन्स्टर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वो मॉन्स्टर अजीब शेप का बड़ा सा इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर होता है। ये सुनकर वो लैंडलेडी अपने पास में पड़े हुए नाइफ को पकड़ती है, लेकिन तभी किरोको कहती है कि वो उसे मार सकते हैं। ये सुनकर वो लैंडलेडी उस नाइफ को छोड़कर उन्हें कहती है गन का उस मॉन्स्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। किरोको कहती है मेरे किरू बीम जो है वो उस पर काम करेगी। मारू किरू बीम को सुनकर किरोको के साथ बहस करने लगता है। अब इसी बीच वो लैंडलेडी भी वहां से चली जाती है। जो पानी उन्होंने उबालने के लिए रखा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। अब रात के टाइम पर वो लैंडलेडी उन दोनों को खाने के लिए बुलाते हैं। इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लैंडलेडी का बनाया हुआ खाना भी काफी ज्यादा पसंद आता है। असल में वो लैंडलेडी उन दोनों को भाई बहन समझकर उन्हें डेट करता देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड इसी गलत फहमी के चक्कर में वो उनसे इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ये करना गलत है। लैंडलेडी की बात सुनकर किरोको एंड मारू शर्माने लगते हैं। किरोको लैंडलेडी को बताती है कि वो दोनों रियल सिबलिंग्स नहीं है और ना ही वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। किरोको की बात सुनकर वो लैंडलेडी और ज्यादा शर्माने लगते हैं। किरोको लैंडलेडी को बताती है कि वो टोक्यो में काम करती थी एंड उसे मारू के ट्रेवल्स के दौरान उसके बॉडीगार्ड बनने की रिक्वेस्ट मिली एंड उसके लिए मारू उसके प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मारू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए सोने के टाइम पे वो अपने फुटॉन को किरोको के फुटॉन से दूर कर देता है। मारू को वियर्ड एक्ट करता देख किरोको काफी हैरान होती है। अब जब किरोको लाइट्स ऑफ करके अपने फुटॉन की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसे अजीब सी वीकनेस फील होती है एंड वो अजीब सी फीलिंग के साथ सो जाती है। दूसरी ओर उनकी लैंडलेडी अपनी गन को बाहर निकालती है एंड उसे लोड करने लगती है। अब अचानक से वही सेम बर्ड मॉन्स्टर वहाँ पर आता है, लेकिन इसी के साथ सीन चेंज होता है स्कूल के अंदर, जहाँ पर डायरेक्टर टोक्यो को बता रही होती है कि बाहर की दुनिया मॉन्स्टर से भरी हुई है एंड वो बिल्कुल हेल की तरह है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।